Hello friends, welcome again to our channel The Learner of Literature। आज का जो हमारा वीडियो है वो टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो उत्तराखंड एल्टी ग्रेड या फिर आप जो है यूपी एल्टी ग्रेड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग है। ये जो सिलेबस यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये उत्तराखंड एल्टी ग्रेड का है। यहाँ पर मैं यूनिट थर्ड में सबसे पहले देखिए जो है जो आपका ए पार्ट में रेनेशा और मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम रेनेशा एंड मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेनेशा एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इसने कैसे अफेक्ट किया और क्या उसके इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमने यहाँ पर यूनिट थ्री इसलिए उठाया है क्योंकि यहीं से आपका एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसमें जो है टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल लाइन बाय लाइन करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप उत्तराखंड एल्टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए जो है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो है मैंने आपका दिया है टॉपिक जो है आपका वो है रेनेशा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको रीड कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। रेनेशा लिटरली मीन्स रीबर्थ। अब एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि रेनेशा का मीनिंग क्या होता है। तो रेनेशा का जो लिटरल मीनिंग है मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, रीबर्थ। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट रेफर्स स्पेशली टू द रीबर्थ ऑफ लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्या है ये, किस चीज की रीबर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो इट इज द रीबर्थ ऑफ लर्निंग। मतलब ज्ञान का जो है क्या हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है यहाँ पे। दैट बिगिन इन द फ्लोरेंस इटली इन 14th सेंचुरी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि रेनेशा जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम फ्लोरेंस इटली। और कब शुरू हुआ, तो इन द 14th सेंचुरी। ठीक है ना। आगे स्प्रेड टू द नॉर्थ इंक्लूडिंग इंग्लैंड बाय द 16th सेंचुरी। मतलब इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो है रेनेशा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इटली से होती है। आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो है अपने नॉर्थ में जो है फैल जाता है इंक्लूडिंग इंग्लैंड by the 16th century। ठीक है ना, 16th century में and ended in the north in the mid 17th century। मतलब क्या होता है कि ये 16th century तक इंग्लैंड पहुंच चुका होता है जो रेनेशा है, और उसके बाद जो है ये मिड 17th century में जो है रेनेशा की एंडिंग हो जाती है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। इट वॉज अ कल्चरल अवेकनिंग सिग्नलिंग द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। मतलब ये क्या था, ये एक तरह की सांस्कृतिक अवेकनिंग थी जो है, जो कि क्या कर रही थी, एक तरह से जो है मॉडर्न टाइम्स मतलब जो है आधुनिक समय की शुरुआत कर रही थी। दिस न्यू थिंकिंग बिकम मैनिफेस्ट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, साइंस एंड लिटरेचर। अब ध्यान से देखिए, रेनेशा ने सिर्फ केवल जो है इंग्लिश लिटरेचर को ही नहीं अफेक्ट किया, बट जो भी जो ह्यूमन लाइफ से जो है जितने भी जो है वो होते हैं एस्पेक्ट्स होते हैं उन सभी पर इसने अपना प्रभाव डाला। जैसे इसने क्या किया, इट मैनिफेस्टेड इन आर्ट, आर्किटेक्चर पर अपना असर डाला, पॉलिटिक्स पे डाला, साइंस पे डाला और साथ में लिटरेचर पर भी डाला। अब द वेरी फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ रेनेशा अपीयर इन इटली एज अर्ली एज द लेट 13th century, in particular with the writings of Dante and the paintings of Ghetto। मतलब जो सबसे पहले जो है जो रेनेशा के जो कण पाए जाते हैं, जो ट्रेसेस पाए जाते हैं, वो कहाँ से पाए जाते हैं, वो कहाँ अपीयर होते हैं, इटली में अपीयर होते हैं इन द लेट 13th सेंचुरी। मतलब जो है जब 13th सेंचुरी की का एंडिंग जो है नजदीक आ रही होती है तब जो है वहां पर ये दिखाई देते हैं। और ये किन की राइटिंग्स में दिखाई देते हैं, इन द राइटिंग्स ऑफ द दांते एंड पेंटिंग्स ऑफ द गिटो। जो गिटो है उनकी पेंटिंग्स में ये पाया जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है रेनेशा। Renaissance period in European civilization immediately following the Middle Ages and conventionally held to have been characterized by a surge of interest in classical scholarships and values। मतलब जो है इसमें क्या दिया गया, जो क्लासिकल स्कॉलरशिप थी और जो वैल्यूज थी उनको जो है इसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। आगे the Renaissance also witnessed the discovery and exploration of new continents, the substitution of the Copernican for the Ptolemaic system of astronomy, the decline of the feudal system, and the growth of the commerce and the invention of the applications such as
potentially powerful inventions innovations as paper, printing and mariner's compass and gun पाउडर। मतलब रेनेशा ने किन किन चीजों की डिस्कवरी देखी? रेनेशा की शुरुआत के साथ ही क्या हुआ? एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स, मतलब नए जो है कॉन्टिनेंट्स जो है देखे गए। उसके साथ साथ में क्या हुआ? जो कॉपर निकस थे, आपको पता है, जो है उन्होंने साइंस की फील्ड में उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है दैट रिवॉल्व अराउंड दी सन, जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि जो है सूरज जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्योंकि इससे पहले ऐसा बिलीव था, ऐसा माना जाता था कि सूरज जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है। बट कॉपरनिकस ने थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने इस चीज को जो है गलत साबित किया और बताया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन। तो ये एक उस समय के जो है बिलीफ सिस्टम पे बहुत ही बड़ा प्रभाव इसका इफेक्ट हुआ, और जो है उन्होंने जो उस समय के जो है जो एग्जिस्टिंग रूल्स और लॉज थे उस पर एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से प्रहार था। और इसमें क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जो एक फ्यूडल सिस्टम था उसका डिक्लाइन हुआ। कॉमर्स मतलब जो है ट्रेड, व्यापार की ग्रोथ हुई। इन्वेंशन हुए, इन्वेंशन में क्या हुआ? सबसे पहली चीज पेपर का इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, मैरिनर्स कंपास मतलब जो है कंपास का इन्वेंशन हुआ, और गन पाउडर का। मतलब रेनेशा ने जो है एक तरह से जो है नई नई डिस्कवरीज को जो है देखा है, और इसके थ्रू टू द स्कॉलर्स ऑफ द थिंकर्स ऑफ द डे, however, it was primarily a time of the revival of classical learning and wisdom after a long period of cultural decline and stagnation। मतलब क्या होता है कि जो बीच में 455 से लेकर के टिल जो है एज ऑफ चौसर मतलब 1340 तक की अगर हम बात करें, तो ये बीच में जो है एक डार्क एज थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है ना? 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और ये लोग आपस में जो है जो वहां की जो ट्राइब्स थी वो लड़ रही थी, तो उन ट्राइब्स का जो है लड़ना झगड़ना सब कुछ बंद हो गया, और लेट 13th सेंचुरी या बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते जो है वहां पर क्या हुआ? क्लासिकल लर्निंग और विजडम का एक रिवाइवल हुआ आफ्टर ए लॉन्ग कल्चरल डिक्लाइन। आगे देखते हैं इन साइंस। साइंस में क्या हुआ? फॉर एग्जांपल कोपरनिकस अटेम्प्टेड टू प्रूव दैट सन रादर देन द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम। मतलब कोपरनिकस ने ये बताया कि जो सन है वो जो है सेंटर है इस प्लैनेटरी सिस्टम का, ना कि अर्थ। thus radically altering the cosmic worldview that had dominated antiquity एंड द मिडिल एजेस। जो मिडिल एज है उसको जो है इन्होंने एक तरह से जो है बिलीफ सिस्टम में उस समय के जो है एक जो है बिल्कुल उसको चेंज कर दिया। फिर इन रिलीजन, अगर हम रिलीजन में बात करें तो मार्टिन लूथर, इन्होंने क्या किया? चैलेंज एंड अल्टीमेटली कॉज द डिवीजन ऑफ वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन दैट हैड यूनाइटेड यूरोप थ्रू आउट द मिडिल एज, दी कैथोलिक चर्च। ठीक है ना? मतलब मार्टिन लूथर किंग एक तरह से सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जो चर्च की एक ऑटोनॉमी थी, उसको एक तरह से इन्होंने चैलेंज किया। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन फैक्ट रेनेशा थिंकर्स ऑफन थॉट ऑफ देमसेल्फ एज असरिंग इन द मॉडर्न एज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एंशिएंट एंड मिडिवल एरास। मतलब जो रेनेशा थिंकर्स थे वो ये सोच रहे थे कि वो एक तरह से आधुनिक हैं, और जो पुराने समय है और मिडिवल एरा है उससे अलग है। अब यहाँ पर कुछ नोट में चीजें दी हुई हैं, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। रेनेशा थिंकर्स ऑफन ट्राइड टू एसोसिएट देमसेल्फ विद क्लासिकल एंटिक्विटी। मतलब जो है जो एक जो ग्रीक लर्निंग थी, क्लासिकल एंटिक्विटी थी, उसके साथ वो अपने आप को जोड़ के देखते थे। एंड डी टू डिसोसिएट dissociate themselves from the Middle Ages important beliefs of their recent past, such as belief the great chain of being were vital। तो ये आपके जो है कुछ पॉइंट्स हैं। आगे जो है रेनेशा में क्या होता है। रेनेशा सॉ revolutions in many intellectual pursuits as well as social and political upheaval। मतलब रेनेशा के टाइम पर, पुनर्जागरण के टाइम पर क्या हुआ? इसमें जो है बहुत सारे इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स भी देखे, साथ साथ में उसने सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल भी देखा। It perhaps best known for its artistic developments and the contribution of such as polymath as Leonardo da Vinci, Michelangelo, who inspired the term Renaissance man। मतलब जो है जो माइकल एंजेलो है वो पेंटिंग में, और लियोनार्डो दा विंसी, इन सभी लोगों ने जो है एक बहुत ही जो है एक तरह से जो है ग्रेट काम किया थ्रू हिज पेंटिंग्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, इसको नोट में दिया है। द वर्ड रेनेशा लिटरली मीनिंग रीबर्थ
in French, first appeared in English in 1813. The word also occurs in Jules Michelet's 1855 work History de France. The word Renaissance has been extended to other historical and cultural movements such as the Carolingian Renaissance and the Renaissance of the 12th century. तो एक तो रेनेशा का मतलब आपको पता होना चाहिए रिवाइवल या फिर रीबर्थ ऑफ द लर्निंग, और ये जो है सब जो वर्ड है ये सबसे पहले जूल्स माइकलेट ने जो है अपनी बुक जो है जिसका नाम है हिस्ट्री द फ्रांस, इसमें जो है इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपको जो है रेनेशा के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स थे। अब एक और पॉइंट आपको कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब होता है, तुर्क लोग इसको जीत लेते हैं, तो ये होता है आपका 1453 में। थोड़ा सा यहाँ पर और है हाई रेनेशा आर्ट, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। विच फ्लोरिश्ड फॉर अबाउट 35 ईयर्स, और ये कहाँ पे फ्लरिश हुई, फ्रॉम 1490 टू 1527 व्हेन रोम वाज सैक्ड बाय द इंपीरियल ट्रूप्स revolve around three towering figure लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल। ये जो है तीनों आपको पता होगा कि ये तीनों लोग जो है यूजुअली पेंटर्स हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ थ्री embodied an important aspect of the period. Leonardo was the ultimate Renaissance man, a solitary genius to whom no branch of study was foreign। मतलब ये इतने ज्यादा लर्नेड थे कि इनको सारी चीजें लगभग जो है पता थी। माइकल एंजेलो emanated creative power, conceiving vast projects that drew for inspiration of human body as the ultimate vehicle for emotional expression. Raphael created works that perfectly expressed the classical spirits, harmonious, beautiful and serene। तो ये जो है आपका जो है रेनेशा के बारे में कुछ चीजें थी। इसके अलावा जो है जो लियोनार्डो है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑल्दो लियोनार्डो वाज रिकॉग्नाइज्ड इन हिज own time as great artist, his restless research into anatomy, the nature of light and the structure of plant and animal life left him little time to paint। मतलब जो है लियोनार्डो क्या थे, वो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इसी वजह से वो पेंटिंग कम कर पाए। His fame rests on a few completed work। आपको पता है लियोनार्डो की जो है कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं जिसमें मोनालिसा का नाम है, द वर्जिन ऑफ रॉक्स। ये पूछे जा सकते हैं कि ये किसकी पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आपके बारे में रेनेशा के बारे में बोला गया है तो वहां पर आ सकता है कि द वर्जिन ऑफ रॉक्स ये किसकी पेंटिंग है, वहां पे लियोनार्डो और बाकी पेंटर्स के नाम दिए होंगे, तो आप याद रखिए। एंड द लास्ट सफर, इन तीनों पेंटिंग्स का नाम याद रखिए, ये तीनों एसोसिएट हैं लियोनार्डो दी विंसी से। ये आपका रेनेशा के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब हम यहाँ पर जो है अपना जो सेकंड टॉपिक है मेटाफिजिकल पोएट्री या मेटाफिजिकल पोएट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जो है देखेंगे। सब कुछ आपका इसी वीडियो से कंफर्म हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग चीजें हैं वो मैंने इसमें एसोसिएट की है। तो देखिए जो है सबसे पहले क्या लिखा है, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। एक क्वेश्चन यहीं पर आपका बन चुका है कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म है ये किसने कॉइन किया, तो इट वाज कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन। और ये कहां पर उन्होंने कॉइन किया, इन द चैप्टर ऑन अब्राहम काउले इन हिज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स 1779 टू 81। ध्यान रखिए सैमुअल जॉनसन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। यही एक ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि द लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखा है आपका किसने, सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पर आपका जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या है कि इन्होंने किस चैप्टर में लिखा, तो इस चैप्टर में एक टॉपिक का नाम है अब्राहम काउले, उसमें जो है इन्होंने इस बात को डिस्कस किया है मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में। अब क्या इन्होंने डिस्कस किया है, टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ 17th century English poets whose work was characterized by inventive use of conceits and by a greater emphasis on the spoken rather than the lyrical quality। मतलब जो है जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो कंसीट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ग्रेटर एम्फेसिस करते हैं, ठीक है ना, ये चीज जो है इन्होंने बताई। Here he probably referred to the witticism of John Dryden who said of John Donne। मतलब जॉन ड्राइडन ने, आपको पता है जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, इन्होंने
के बारे में जॉन ड्राइडन ने क्या एक कमेंट किया, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर बट इन हिज amorous verses where nature only should reign। तो ये आपका जो कोटेशन दिया है, ये कोटेशन भी आपका पूछा जा सकता है कि जॉन डन के बारे में ये किसने कहा है। ये दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड फॉर जॉन डन एंड सेड बाय जॉन ड्राइडन। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं। डॉक्टर जॉनसन असेस द मेटाफिजिकल पोएट्री इन द वर्ड्स, मतलब डॉक्टर जॉनसन ने जो मेटाफिजिकल पोएट्री है उसकी क्या डेफिनेशन दी है, सुनिए। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मेन ऑफ लर्निंग, ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा, द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मेन ऑफ लर्निंग, मतलब जो है ये लोग क्या थे, मेन ऑफ लर्निंग, ज्ञान के आदमी थे। एंड टू शो दियर लर्निंग वाज दियर होल एंडेवर, और अपना जो है ज्ञान का प्रदर्शन करना ही इनका सब कुछ था। बट अनलकीली resolving to show it in rhyme instead of writing poetry, they only wrote verse and very often such verses as stood the trial of the finger better than of ear। मतलब जो है ये चीजें जो है सुनने में म्यूजिकल नहीं है, पर वो जो है समझना बहुत ही उनको कठिन है। For modulation was so imperfect that they were only found to be verse by counting the syllable। मतलब जो है जो ये पोएम्स लिखी गई ये इतनी कठिन और इनका मॉड्यूलेशन इतना इम्परफेक्ट था कि केवल जो है सिलेबल्स को काउंट करके ही हम बता सकते हैं कि ये पोएम्स हैं। आगे क्या लिखा इन्होंने, द मोस्ट हेस्टोडीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर एंड आर्ट are rationed for illustration, comparisons, and allusion. Their learning instruct and their subtlety surprises, but the reader commonly thinks his improvement rarely bought and thought he sometimes admire is seldom pleased। मतलब जो है वो जो है इनको इन जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनको पढ़ने के बाद आप एडमायर तो कम करते हो, ठीक है ना, कभी कभी आप एडमायर करते हो, बट जो है उसको पढ़ करके आपको जो है कोई प्लीज नहीं होता है, मतलब पढ़ने के बाद आपको कुछ भी मजा नहीं आता है। अब यहाँ पर जो है थोड़े से और पॉइंट्स हैं कि जॉन डन वाज द चीफ मेटाफिजिकल, अदर इंक्लूड्स हेनरी वॉगहम, एंड्रू मरवेल, जॉन क्लीवलैंड एंड अब्राहम काउले एज वेल एज टू अ लेसर एक्सटेंट जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड फ्रांसा। मतलब मेन जो फिगर है वो कौन है, जॉन डन है। इसके अलावा हेनरी वॉगहम, एंड्रू मॉरवेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले भी हैं, और थोड़े एक्सटेंट के लिए अगर हम देखें तो जॉर्ज हर्बर्ट और रिचर्ड फ्रांसा भी हैं। अब यहाँ पर वेबस्टर डिक्शनरी जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ स्कूल को क्या डेफिनेशन देती है, हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोएट्री मार्क्ड बाय बोल्ड and ingenious conceits, incongruence, imaginary complexity and subtlety of thought, frequent use of paradox, and often by deliberate harshness or rigidity of expression। So this definition has been given by English Webster Dictionary। तो आपको जो है सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन और साथ में जो है जो वेबस्टर डिक्शनरी है इसने क्या डेफिनेशन दी, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है अब मैं आपको जो है थोड़ा सा जो है एक टर्म ये बताना चाहूंगा, ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी is a literary term first used by T.S. Eliot in his essay The Metaphysical Poets। It refers to the way in which intellectual thought was separated from experience of feeling in 17th century poetry। मतलब जो dissociation of sensibility term है, this has been used by T.S. Eliot for the metaphysical poets। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, और इनके एसे को भी जरूर याद रखिए, द मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे क्या है, इलियट यूज्ड द टर्म टू डिस्क्राइब द मैनर बाय व्हिच द नेचर एंड द सब्सटेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री चेंज बिटवीन द टाइम ऑफ डन और लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चेरबरी एंड द टाइम ऑफ टेनिसन एंड ब्राउनिंग। मतलब इन्होंने जो है क्या किया, एक तरह से जॉन डन के टाइम से लेकर के लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के टाइम में कैसे पोएट्री में चेंज आए उसके बारे में जो है बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जॉन डन, इनका लाइफ स्पैन देख लीजिए, 22 जनवरी 1572 से लेकर के 31 मार्च 1631 तक है। Was an English poet, scholar, soldier, secretary who is considered the pre-eminent representative of the metaphysical poets। मतलब इनको जो है सबसे ज्यादा मेन माना जाता है मेटाफिजिकल poets। His poetical works are noted for their metaphorical and sensual style, include sonnets, love poem, religious poem, Latin translation, epigram, elegies, songs, satires।
ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज सरमन्स, मतलब उनको उनके सरमन्स के लिए भी जाना जाता है। हिज पॉपुलर पोएम्स आर, अब ये इंपॉर्टेंट है, उनकी जो पॉपुलर पोएम्स है जॉन डन की वो क्या है, एन एनाटॉमी ऑफ वर्ड, ए पोएम दैट डन रोट इन द मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ब्रोडी। फिर होली सोनेट 10 दैट बी नॉट प्राउड, द कैनोनाइजेशन, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, एंड द स्यूडो मार्टर, ए कॉल्मिक प्रोज ट्रैक। फिर उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट है, जॉर्ज हर्बर्ट का देख लीजिए, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1593 और 1 मार्च 1633, ए वेल्स बोर्न पोएट, ऑरेटर एंड द प्रीस्ट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब इनके जो मेजर वर्क है उनको हम देख लेते हैं। मेजर वर्क में से प्रोज वर्क है ए प्रीस्ट टू टेम्पल, इसको जो है द कंट्री पर्सन भी बोलते हैं, और द टेम्पल सेकेंड पोएम्स 1633, ये काफी पूछा जाता है किसने लिखा है। फिर प्राइवेट एजाकुलेशन 1633। नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट पोएम है, वो जो पोएट है उनका नाम है हेनरी वॉगन। अब हेनरी वॉगन ने 17 अप्रैल 1623, 23 अप्रैल 1695, ये वेल्स मेटाफिजिकल पोएट थे। इनकी जो मेन बुक्स हैं, एक चीफली नोन फॉर रिलीजियस पोएट्री, और इसका नाम क्या है, साइलेक्स सेंटिलेंस। ठीक है ना, 1650 में पब्लिश हुई। अब लास्ट में आपका जो है सबसे जो है वो कौन है, एंड्रू मार्वेल। तो एंड्रू मार्वेल, इनका जन्म कब हुआ, 31 मार्च 1621 और 16 अगस्त 1708 में डेथ हुई। मेटाफिजिकल पोएट हैं, सैटायरिस्ट एंड पॉलिटिशियन, who sat in House of Commons at various times between 1659 to 1678. He was a colleague and the friend of John Milton. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन सा मेटाफिजिकल पोएट है who is a colleague and the friend of John Milton, to Andrew Marvell. His popular poems to his Kai Mistress, Upon Appleton House, The Garden, and Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland, and the political satire Plakano and Character ऑफ हॉलैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री क्या होता है, साथ में जो है कौन से जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में मैंने आपको रेनेशा के बारे में थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, व्हाट इज द रेनेशा एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। अब मैं क्या करूंगा, जो आपको जो है ये वीडियो मिल चुका होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इन दोनों टॉपिक पर बेस्ड जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूड हो सकते हैं उनको एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको जो है इससे जो है नॉलेज हो सके और जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट भी। अभी जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।